नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एस्पिरेंट आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज के अपने इस सेशन में हम मुख्य परीक्षा जो कि उत्तर प्रदेश पीसीएस या फिर अन्य राज्यों के स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी के मुख्य परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आज हम इस सेशन में जुडिशियल एक्टिविज्म यानी कि न्यायिक सक्रियता के टॉपिक को देखेंगे, जो कि लगातार मुख्य परीक्षा में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के रूप में जीएस 2 में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के रूप में लगातार वर्षों में पूछा जाता है। और यह जो टॉपिक है यह लगातार खबरों में भी बना रहता है। यह विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच जो शक्तियों का पृथक्करण या हम कहें बैलेंस ऑफ पावर का जो टॉपिक है उससे रिलेट करके लगातार खबरों में बना रहता है। तो आज अपने इस पूरे सेशन में जुडिशियल एक्टिविज्म यानी कि न्यायिक सक्रियता के इस टॉपिक का एक होलिस्टिक कवर जो है हम लोग करेंगे, यानी कि इसे इस प्रकार से कवर करेंगे कि यह जो है वह किसी भी अन्य सोर्स से पढ़ने की आवश्यकता न रह जाए। ठीक है, तो आप सभी हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म की। आज के इस पूरे सेशन में हम लोग एक मास्टर नोट्स इस प्रकार की तैयार करेंगे जो कि लगभग सभी आए हुए प्रश्नों का समावेश उसमें होगा, यानी कि जो प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जा चुके हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस में और इसके अलावा यूपीएससी में, तो उन सभी प्रश्नों को ध्यान में रखकर इस पूरे क्लास को मैंने तैयार किया है। इस पूरे क्लास को डिजाइन किया गया है कि आपके कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डायमेंशन इस टॉपिक से छूटे ना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट से देखेंगे, फिर उसके बाद इसके सभी आयामों को जो है हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग साथ ही साथ में चाहे तो नोट्स भी बनाते जाएं, जिससे कि आपका यह पूरा का पूरा जो टॉपिक है वह कवर हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो परिचय के रूप में देखेंगे कि न्यायिक सक्रियता होता क्या है। और यह जो परिचय है आप अपने आंसर में डायरेक्ट जो है वह इंट्रोडक्शन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए और हमारे साथ लगातार जुड़ते जाइए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यायिक सक्रियता बेसिकली होता क्या है स्टूडेंट? न्यायिक सक्रियता एक क्या है? यह न्यायिक दृष्टिकोण है। क्या है? न्यायिक दृष्टिकोण है। यह न्यायिक दृष्टिकोण है जो कि ना तो संविधान में कहीं पे लिखा गया है, ना कि विधायिका द्वारा किसी कानून के माध्यम से बनाया गया है। यह एक क्या है? एक न्यायिक दृष्टिकोण है जिसका मुख्य मकसद क्या है? जिसका मुख्य मकसद क्या है? संविधान की व्याख्या। ठीक है स्टूडेंट, संविधान की व्याख्या। और संविधान की कैसी व्याख्या? संविधान की संकीर्ण व्याख्या न करके, संविधान की संकीर्ण व्याख्या न करके उसमें मौलिक अधिकार, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय के अतिरिक्त सुशासन तथा संवैधानिक मूल्यों की व्याख्या करना। किसकी व्याख्या करना? संवैधानिक मूल्यों की व्याख्या करना। तो अगर इसको हम लोग जो है वो कंसोलिडेट करें, इस पूरे कॉन्सेप्ट को, इस पूरे जो इंट्रोडक्शन अभी तक हमने देखा कि न्यायिक सक्रियता का बेसिकली मतलब है कि न्यायिक सक्रियता एक ऐसा न्यायिक दृष्टिकोण है जो संविधान की व्याख्या करता है मौलिक अधिकारों, सामाजिक न्याय, सुशासन तथा संवैधानिक मूल्यों को जो है वो उनकी रक्षा के लिए, किनकी रक्षा के लिए? मौलिक अधिकारों,
सामाजिक न्याय, सुशासन तथा संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए जो संविधान की व्याख्या की जाए उसी को क्या कहा जाता है, न्यायिक सक्रियता। यानी कि सबसे पहले आप सब जानते होंगे कि न्यायालय का मुख्य कार्य क्या होता है, वह होता है संविधान की व्याख्या करना। जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उसका मुख्य कार्य क्या है, संविधान की व्याख्या करना। तो वह संविधान की व्याख्या जब इन नज़रियों से, इन दृष्टिकोणों से जो की जाने लगती है, जिसमें मौलिक अधिकार हो, जिसमें सामाजिक न्याय हो, जिसमें सुशासन हो और जो संवैधानिक मूल्य को ध्यान में रख के जो व्याख्या की जाए संविधान की, उसी को हम क्या कहेंगे, न्यायिक सक्रियता। या एक दूसरे शब्द में अगर हम बात करें तो न्यायिक सक्रियता को हम क्या कह सकते हैं कि जब न्यायपालिका संविधान की आत्मा की रक्षा हेतु, संविधान की आत्मा की रक्षा हेतु, यानी कि जब न्यायपालिका संविधान की आत्मा की रक्षा हेतु आवश्यक हस्तक्षेप हस्तक्षेप करती है तो उसे क्या कहा जाता है, न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। यानी कि जब न्यायपालिका संविधान की आत्मा की रक्षा हेतु, यानी कि जैसे कि न्यायपालिका तमाम मामलों में जो है वो अपने निर्णय देती है, लेकिन हम हर चीज को न्यायिक सक्रियता नहीं कह सकते। न्यायिक सक्रियता कब कही जाएगी, जब संविधान की आत्मा की रक्षा हेतु अगर उसमें आवश्यक हस्तक्षेप किया जाता है न्यायपालिका के द्वारा, तब उसे हम क्या कहेंगे, न्यायिक सक्रियता। और जो संविधान की आत्मा क्या है उसको हम क्या कहेंगे, जो हमने अभी पहले पढ़ा, मौलिक अधिकार, सामाजिक न्याय, सुशासन, संवैधानिक मूल्य, ये सब क्या है, ये संविधान की आत्मा है। ठीक है, तो यह एक ऐसा न्यायिक दृष्टिकोण है जो संविधान की व्याख्या करता है, किसको ध्यान में रख के, मौलिक अधिकार। चार जो है वो टर्म आप लोग याद रखेंगे, पहला मौलिक अधिकार, सामाजिक न्याय, सुशासन तथा संवैधानिक मूल्य। यानी इन सभी मूल्यों की रक्षा के लिए न्यायपालिका द्वारा जो संवैधानिक व्याख्या की जाती है, संविधान की व्याख्या की जाती है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, न्यायिक सक्रियता कहेंगे। ठीक है, बेसिकली अब हम इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि यह कॉन्सेप्ट जो है वो न्यायपालिका में आया कहाँ से। ठीक है, तो देखते हैं अपने इस फ्लो चार्ट के माध्यम से। सबसे पहले न्यायपालिका जो है वो सब देखेंगे, न्यायपालिका के पास यह जो दृष्टिकोण है, यह जो अप्रोच है न्यायिक सक्रियता की, वह आई कहां से, उसका सोर्स क्या है। ठीक है, तो न्यायपालिका के पास बेसिकली सबसे स्टार्टिंग में पहली शक्ति आई जो कि संविधान के द्वारा दी गई है। ठीक, उसके बाद की जो पावर है वह किसके द्वारा आई, वह इवोल्यूशन के द्वारा, यानी कि संविधान की व्याख्या करते करते न्यायपालिका ने अपने निर्णयों में जो है वो कुछ ऐसी बातें कही जिससे दो टर्म निकल के आए। उनको देखते हैं। सबसे पहला जो संविधान के द्वारा जो दिया गया है वह क्या है, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू आप सभी जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के पास जुडिशियल रिव्यू की शक्ति है जो कि आर्टिकल 32 के द्वारा दी जाती है। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू सबसे पहले न्यायपालिका के पास आई। हम लोग अभी देख रहे हैं कि जो न्यायिक सक्रियता का कॉन्सेप्ट है यह न्यायपालिका के पास आया कैसे। ठीक है, अब जुडिशियल रिव्यू किसका किया जाता है, जुडिशियल रिव्यू जो विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून होते हैं उनको जो है वो जांच उनकी की जाती है कि ये जो कानून है यह संवैधानिक मूल्यों के द्वारा जो है वो उनके मूल्यों की रक्षा के लिए हैं कि नहीं है। ठीक है, तो अब उसी मामलों की जांच करते करते, उनका रिव्यू करते करते न्यायालय जो है वो स्वतः संज्ञान से कुछ अन्य मामलों में भी, जैसे कि सामाजिक
न्याय, सामाजिक न्याय, सुशासन, सुशासन इन सब मामलों को जो है वो गंभीरता से लेने लगा और इनकी रक्षा के लिए जो है वो स्वतः आगे आने लगा। अब इसी कॉन्सेप्ट से, जुडिशियल रिव्यू से ही क्या जन्म लेता है, जुडिशियल जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म, ये फ्लो चार्ट आप लोग अपने आंसर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म यह कहाँ से जन्म लेता है, जुडिशियल रिव्यू से। ठीक है, तो जुडिशियल एक्टिविज्म का जो विकास हुआ वह कहाँ से हुआ, जुडिशियल रिव्यू से। यानी कि संविधान की व्याख्या करते करते न्यायालय जब मौलिक अधिकार, सामाजिक न्याय, सुशासन और संवैधानिक मूल्यों पर विशेष ध्यान देने लगती है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म। अब यह जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो इसका और ज़्यादा विकास होता है और जो तब वह एक अन्य रूप में सामने आता है जिसे हम लगातार जो है वो समाचार पत्रों में पढ़ते हैं और काफ़ी विवाद का विषय बना रहता है, जुडिशियल ओवर रीच, जुडिशियल ओवर रीच। ठीक, यानी कि न्यायिक हस्तक्षेप। अब यह जो है एक सीमा से आगे बढ़ के, कहाँ से, एक जो न्यायपालिका की सीमा है, सीमा से आगे, ठीक है, उसका विकास होता है। तो तीन कॉन्सेप्ट हम लोग ध्यान रखेंगे कि जुडिशियल एक्टिविज्म आया कहाँ से। तो न्यायपालिका के पास सबसे पहले संविधान ने शक्ति दी, किसकी, जुडिशियल रिव्यू की। अब यह जुडिशियल रिव्यू धीरे धीरे विकास के क्रम में इस प्रकार के आगे बढ़ा कि यह जो है वो अधिकारों का रक्षक बन गया। किसका, अधिकारों का। जुडिशियल रिव्यू किसका रक्षक है, अधिकारों का रक्षण, सामाजिक न्याय का रक्षण, सुशासक का रक्षक और संवैधानिक मूल्यों का रक्षक। तो इन चारों चीज़ों की रक्षा करते करते नया टर्म जो है आया, वह उसे हम लोग क्या कहने लगे, जुडिशियल एक्टिविज्म। यानी कि अब जो है यह बढ़ चढ़ के इन सभी मामलों को, जहां पर भी ये मामले न्यायपालिका को दिखाई देते थे, बढ़ चढ़ के वह इन मामलों में हस्तक्षेप करने लगा, सक्रिय हो गया, इसीलिए इसको जुडिशियल एक्टिविज्म कहा गया। अब जब यह सक्रियता ज़्यादा बढ़ी, यानी कि एक सीमा से ज़्यादा, यानी कि मौलिक अधिकार, सामाजिक न्याय, सुशासन और मौलिक संवैधानिक मूल्यों से भी आगे बढ़ गई, यानी कि ज़्यादातर मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप होने लगा, तब उसको क्या कहा गया, जुडिशियल ओवररीच, यानी कि एक सीमा से आगे बढ़ के हस्तक्षेप। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक इस पूरे सेशन में क्या देखा, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा, किसका, न्यायिक सक्रियता का। न्यायिक सक्रियता के कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा कि न्यायिक सक्रियता एक ऐसा न्यायिक दृष्टिकोण है जो कि संविधान की व्याख्या करता है, किन आधारों पे, मौलिक अधिकार, सामाजिक न्याय, सुशासन तथा संवैधानिक मूल्यों को। इसके अलावा हमने देखा कि न्यायिक सक्रियता जो है वो आया कहाँ से, तो सबसे पहले जुडिशियल रिव्यू, जो कि संविधान के द्वारा न्यायपालिका को शक्ति दी गई। अब यही जुडिशियल रिव्यू धीरे धीरे जो है वो विकसित होके जुडिशियल एक्टिविज्म में बदल गया और यही जुडिशियल एक्टिविज्म अब वर्तमान में जुडिशियल ओवररीच में जो है वो चेंज होने लगा है। ठीक है, अब इसके बाद अगर का कॉन्सेप्ट हम लोग देखें तो अब हमारे सामने आता है इसकी उत्पत्ति। ठीक, यानी कि इसकी जो उत्पत्ति है जुडिशियल एक्टिविज्म की, वह सबसे पहले कहाँ होती है। अब हम लोग उत्पत्ति देखते हैं। उत्पत्ति के क्रम में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है वो अमेरिका में, कहाँ पे, अमेरिका में। अमेरिका में 1803 में, अमेरिका में 1803 में जो है वह न्यायिक सक्रियता की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जिसमें नागरिक अधिकारों की बात कही जाती है। आप सब जानते हैं कि भारत में मौलिक अधिकार को कहाँ पे लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो लोगों के अधिकारों की बात जो है वो सर्वप्रथम अमेरिका में उठी थी। तो उन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए, और आप सब जानते हैं कि जो अमेरिका की न्यायपालिका है उसी में जो है वह यह इस कॉन्सेप्ट का, जुडिशियल एक्टिविज्म कॉन्सेप्ट का विकास हुआ था। तो 1803 में जो है वो अमेरिका में जुडिशियल एक्टिविज्म का विकास हुआ। ठीक, और इसके बाद जो है वह नागरिक अधिकारों के विस्तार
के लिए, नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए धीरे धीरे जो है वह यह लगभग सभी देशों में व्याप्त हो गया। ठीक है, अगर हम भारत की बात करते हैं, ये तो अमेरिका में स्टार्टिंग में हुआ 1803 में। भारत की बात करते हैं तो विशेषकर 1970 का दशक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसके लिए 1970 का दशक किसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है? न्यायिक सक्रियता के लिए। अब इसके पीछे भी रीजन है कि 1970 का ही दशक क्यों, तो आप सब जानते होंगे कि भारतीय इतिहास में 1970 का दशक किस प्रकार की अनिश्चितताओं से भरा हुआ था। ठीक है, जिसमें हमारे संविधान का जो मिनी संविधान लेखन, जिसे हम 42वें संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं, वो हुआ। इसके बाद जो है वो इमरजेंसी 1975 में से 77 तक लगी, और इसी क्रम में जो है वो लगातार नागरिक अधिकारों का जो है वो हनन होता रहा, और उन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए जो है वो 1970 के दशक में भारत में जो है वो 1970 के दशक में भारत में न्यायिक सक्रियता का जो है वो जुडिशियल एक्टिविज्म का जो है वो विकास होता है। ठीक है, तो अब इसके बैकग्राउंड की अब हम बात करें, इसकी उत्पत्ति की बात करें, तो हम स्टार्टिंग में लिख सकते हैं कि इसकी उत्पत्ति अमेरिका में 1803 में हुई। ठीक है, इसके बाद यदि हम विशेष रूप से भारत की बात करें तो 1970 का दशक न्यायिक सक्रियता की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा, जिसमें हम पॉइंट वाइज 2-3 जो है वो घटनाक्रमों का उल्लेख कर सकते हैं, जैसे कि आपातकाल का लगना, 42वें संविधान का संशोधन, और जिसके माध्यम से जो है वो कई नागरिक अधिकारों का लगातार जो है वो उनको कम किया गया, और उन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय जो है वो सक्रिय हुआ, और न्यायिक सक्रियता का जो है वो जन्म हुआ भारत में। ठीक है, तो न्यायिक सक्रियता का जो है वो जन्म इस प्रकार से हुआ। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि 1978 में एक मामला होता है मेनका गांधी केस, आप सब जानते होंगे। और यह मामला जो है वो अनुच्छेद 21 की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और 21 की जो है वो काफ़ी बढ़ चढ़ के इसमें व्याख्या की गई, जो कि साफ और स्पष्ट तौर पे न्यायिक सक्रियता और जुडिशियल ओवररीच के कॉन्सेप्ट को डेवलप करता है। ठीक है, तो अब हम इन्हें, इसके कॉन्सेप्ट को, इसके परिचय को, इसके अलावा यह पावर आती कहाँ से है, विकसित कहाँ से होती है, उसको देखा, और इसकी उत्पत्ति किस देश में हुई, और भारत में इसकी उत्पत्ति का विकास क्रम क्या रहा, उसको हमने देखा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है इसमें अगला टॉपिक बचता है, उसमें हम देखते हैं, जो कि हम अपने आंसर में जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, संवैधानिक आधार। संवैधानिक आधार यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो इसका बेस है वो क्या है। संवैधानिक आधार यानी कि संविधान में कहाँ पे इस कॉन्सेप्ट यानी कि न्यायिक सक्रियता की जो है वो चर्चा हमें दिख सकती है। अब बेसिकली न्यायिक सक्रियता जो टर्म है, कहीं पे भी संविधान में इस प्रकार के टर्म को जो है वो कहीं पे भी उल्लिखित नहीं किया गया है। यह एक विकास के क्रम में, यानी कि इसका एक डेवलपमेंट हुआ है इस कॉन्सेप्ट का। जैसे हमने बताया था आपको इस वाले स्लाइड में कि सबसे पहले जो है वो जुडिशियल रिव्यू जो आया, उसके बाद जुडिशियल रिव्यू धीरे धीरे जुडिशियल एक्टिविज्म में बदल गया, और अब जो है जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो जुडिशियल ओवररीच में बदल रहा है। ठीक है, तो संवैधानिक आधारों की अगर हम बात करें तो अगर हम देखते हैं अनुच्छेद, सबसे पहले अनुच्छेद 13 को, जो कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक बताया जाता है। किसका संरक्षक? फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों का संरक्षक। यह क्या बात करता है? आप सब जानते होंगे कि यह बात करता है कि यदि कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जो कि मौलिक अधिकारों को कम करेगा, तो उसके लिए जो है वो अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि उस विधि को, उस लॉ को, उस कानून को क्या कर दिया जाएगा? शून्य घोषित कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले जो है यह न्यायिक सक्रियता की शक्ति कहाँ से आती है संविधान में हमको? तो यह आती है हमें अनुच्छेद 13 से। ठीक है, अनुच्छेद 13 से। अब अगर हम आगे बात करें कि इसके अलावा कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 14 यानी कि अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या बात करता है?
अनुच्छेद 14 बात करता है समानता के अधिकार की। किसकी? समानता के अधिकार की। समानता के अधिकार न्यायिक सक्रियता को कैसे जन्म देता है, क्यों इसको संवैधानिक आधार में शामिल किया गया है यहाँ पे? तो न्यायालय, अभी हमने देखा कि न्यायालय बेसिकली 4 चीज़ों पे जो है वो न्यायिक सक्रियता दिखाती है। किन पे? सबसे पहले वह दिखाती है मौलिक अधिकारों पे। ठीक है, तो जितने भी मौलिक अधिकार हैं मुख्य मुख्य, जो कि मुख्यतः जो है वो लोगों की समानता, लोगों के विकास, लोगों के सामाजिक न्याय, सुशासन से संबंधित होंगे, उन पे विशेषकर ध्यान देती है। तो अनुच्छेद 14 जो है हमारा, यह समानता का अधिकार देता है। तो यदि कहीं पे भी समानता का अधिकार होता है तो इस संवैधानिक आधार का प्रयोग करके न्यायालय जो है वो अपने जुडिशियल एक्टिविज्म को जो है वो दिखाती है और लोगों के अधिकारों की रक्षा करती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखते हैं आर्टिकल हम 19 किसकी बात करता है? तो 19 जो है स्टूडेंट, यह स्वतंत्रता की बात करता है। 19 स्वतंत्रता की बात करता है, यानी कि जब कहीं पे भी किसी भी नागरिक की स्वतंत्रता का हनन होगा तब जुडिशियल एक्टिविज्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो आर्टिकल 21 जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है, जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 भी संवैधानिक आधार प्रदान करता है जुडिशियल एक्टिविज्म को। इसके अलावा कुछ और भी अनुच्छेद भारतीय संविधान में है, जैसे कि आर्टिकल 32 जो कि जुडिशियल रिव्यू को बताता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसे कहा जाता है, जो कि जुडिशियल रिव्यू की शक्ति का जो है वो सोर्स होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसी संबंध में जो है वो 226 जो आर्टिकल है, जो कि उच्च न्यायालय को जो है वो रिट की शक्ति प्रदान करता है, उच्च न्यायालय को रिट की शक्ति प्रदान करता है। यह भी जो है वो जुडिशियल एक्टिविज्म को जो है वो उसके संवैधानिक आधार के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 50 जो कि नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, और यह डायरेक्ट बात करता है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रहना चाहिए। न्यायपालिका से कार्यपालिका, न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण। ठीक है, न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण। ठीक, तो न्यायपालिका से कार्यपालिका के पृथक्करण की बात करता है अनुच्छेद 50, जो कि संवैधानिक आधार के रूप में जुडिशियल एक्टिविज्म में प्रयोग किया जाता है। तो इन सभी अनुच्छेदों को अगर हम ध्यान से देखें तो इनके जड़ में कहीं ना कहीं हमको जो है वो जुडिशियल एक्टिविज्म की चर्चा जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट, उसका ओरिजिन, उसके पावर यानी जुडिशियल एक्टिविज्म का जो सोर्स है उसको हमने देखा। इसके अलावा उसकी उत्पत्ति को हमने देखा कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। इसके अलावा संवैधानिक आधारों को देखा। ठीक है, तो अब आप लोग ध्यान दीजिए कि इस पूरे टॉपिक को हम इस प्रकार से कवर करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन इससे घुमा फिरा के आ जाए, आपको इसी क्लास के मटेरियल से आप जो है वो इसको कवर कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अगला इसमें हमारा पॉइंट होगा कि न्यायिक सक्रियता के प्रमुख आयाम। ठीक है, तो डायमेंशंस हम देखेंगे। तो प्रमुख आयाम, क्या क्या डायमेंशंस हैं न्यायिक सक्रियता के। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। इसमें कुछ डायमेंशन इसके हम देखेंगे, जैसे कि मौलिक अधिकारों की रक्षा, फंडामेंटल राइट की रक्षा प्रमुख आयाम है इसका। इसके अलावा इसका अन्य आयाम है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल। जो जनहित याचिका होती है स्टूडेंट,
यह भी जो है वो इस जनहित याचिका को नेक्स्ट सेशन में हम काफ़ी अच्छे से देखेंगे, क्योंकि मुख्य परीक्षा में इससे भी लगातार प्रश्न आते रहे हैं। ठीक है, तो पीआईएल के टॉपिक को, जनहित याचिका क्या होती है, इसको हम लोग जो है अपने नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ठीक है, तो पीआईएल भी जो है वो प्रमुख आयामों में इसको गिना जाता है न्यायिक सक्रियता के। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय ये प्रमुख आयाम है। आप लोग इसको बाकायदा अपने आंसर में डायग्राम के थ्रू जो है वो दिखा सकते हैं। बीच में इसका डायग्राम किस तरीके से बनाइएगा, बीच में यहाँ पे आप लिखिएगा न्यायिक सक्रियता, उसके बाद इसके डायमेंशन में इस प्रकार से जो है वो करके 6, 7, 8 डायमेंशन इसको दिखाइएगा, काफ़ी खूबसूरत लगेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो सुशासन, अभी जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में जितनी चीज़ें देखी थी वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो यानी कि कहाँ कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे न्यायिक सक्रियता देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो पर्यावरणीय, पर्यावरणीय न्याय, इन्वायरमेंटल जस्टिस। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो चुनावी सुधार, चुनावी इलेक्शन रिफॉर्म के बारे में भी जो है वो लगातार जो है वो न्यायालय की तरफ से टिप्पणियां आती रहती हैं। इसके अलावा बात करें यदि हम तो मानवाधिकार संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, तो ये कुछ लगभग 7 आयाम है जिसमें कि फंडामेंटल राइट मुख्य है, पीआईएल है, सामाजिक न्याय है, सुशासन है, पर्यावरणीय न्याय है, चुनावी सुधार है और मानव अधिकारों का संरक्षण है। तो ये प्रमुख आयाम है किसके, न्यायिक सक्रियता के। ठीक है, इन्हीं क्षेत्रों में जो है वो न्यायालय सक्रियता दिखा के जो है वो अपने आप को साबित करता है और लोगों के अधिकारों की जो है वो रक्षा करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें अब हम लोग देखेंगे न्यायिक सक्रियता में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लगभग GS2 के पॉलिटी वाले सेक्शन के प्रत्येक प्रश्न में आपको ये पॉइंट डालना ही डालना है। ठीक है, चाहे जैसे डालना हो। ठीक है, तो इसमें मुख्य बिंदु क्या आएगा हमारा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि प्रमुख न्यायिक निर्णय। तो इसको आपको GS2 के पॉलिटी वाले सेक्शन में प्रत्येक टॉपिक में जो है वो डालना है, प्रमुख न्यायिक निर्णय को। ठीक है ना, अब इसमें अभी तक जो है वो जुडिशियल एक्टिविज्म से संबंधित जितने भी केस हुए होंगे रिलेटेड उससे, उस सब के बारे में हम देखेंगे। और आप सब अपने आंसर में इसको हूबहू बस केस का नाम डालिए, उसका मेन मोटिव क्या था वो डाल के 3-4 डाल के आगे बढ़िए। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव और काफ़ी ज़्यादा जो है वो ये मार्क्स आप लोगों को गेन करने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं, तो पहला केस इसमें हम डाल सकते हैं केशवानंद भारती, काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है भारती केस, जो कि 1973 में हुआ था। ठीक ना, इसमें जो है वो मूल संरचना का सिद्धांत दिया गया। क्या दिया गया, मूल संरचना का सिद्धांत इसमें दिया गया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहीं से जो है वो जुडिशियल एक्टिविज्म का जन्म होता है। अब इसी मूल संरचना के सिद्धांत को आधार बना के जो है वो न्यायालय अपने कई निर्णय देता है, कई विधायिका के कानूनों को, कार्यपालिका के निर्णयों को चुनौती दी जाती है न्यायपालिका में, इसी मूल संरचना के सिद्धांत को आधार बना के। तो सबसे इंपॉर्टेंट केस हमारा है केशवानंद भारती केस। नेक्स्ट अगर देखते हैं इंपॉर्टेंट केस, तो वह है हमारा मेनका गांधी केस के नाम से जाना जाता है इसको, जो कि 1978 में हुआ था। ठीक ना, मेनका गांधी केस यह किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है स्टूडेंट अनुच्छेद आर्टिकल 21 से। तो अनुच्छेद 21 के विकास में जो है वो इम्पॉर्टेंट भूमिका
प्ले की थी मेनका गांधी केस ने, ठीक है। और यह जो है वो सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है जुडिशियल एक्टिविज्म का, ठीक। नेक्स्ट अगर हम केस की बात करते हैं, नेक्स्ट केस तो हमारा है हुस्नैरा हुस्नैरा खातून। काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है स्टूडेंट, हुस्नैरा खातून। यह जो है वो 1979 में हुआ था। हुस्नैरा खातून किससे संबंधित था? तो यह जो है वो शीघ्र न्याय से संबंधित था, ठीक है, शीघ्र न्याय। और इसमें जो है वो निःशुल्क कानूनी सहायता की भी बात की गई थी। तो यह भी जो है हमारा काफ़ी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हो सकता है जुडिशियल एक्टिविज्म के लिए। इसके अलावा हम बात करें तो हमें दिखाई देता है एसपी गुप्ता केस, एसपी गुप्ता केस। इन सभी केस को जो है नोट कीजिए स्टूडेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई सारे क्वेश्चन में आप लोग इसको मेंशन कर सकते हैं। एसपी गुप्ता केस की अगर हम बात करें 88 में हुआ था, 1988 में अगर हम बात करें तो यह स्टूडेंट पीआईएल को जो है वो बढ़ावा देने के लिए काफ़ी जो है वो महत्वपूर्ण था। और यह जो है केस लोकस स्टैंडई का जो थ्योरी है, सिद्धांत है, उसमें जो है वो यह लिबरलाइजेशन आया था लोकस स्टैंडी के सिद्धांत में, ठीक है। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है एसपी गुप्ता केस। इसके अलावा अगर हम बात करें लोगों तो विशाखा केस जिसमें विशाखा गाइडलाइन जारी की गई थी 1997 का एक केस है, ठीक ना, जिसमें विशाखा गाइडलाइन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जुडिशियल एक्टिविज्म से संबंधित है, जिसमें आप ध्यान दें जैसे कोई कानून टाइप में गाइडलाइन जारी करना किसका काम है? विधायिका या कार्यपालिका करती है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि न्यायपालिका इस केस में जो है एक पूरी गाइडलाइन जारी करती है, किससे संबंधित? तो महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित, कार्यस्थल पे सुरक्षा से संबंधित, ठीक है। और इसी से रिलेटेड होकर जो है वो 2005 में एक कानून भी बनाया गया, ठीक ना। तो विशाखा जो केस था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है जुडिशियल एक्टिविज्म में। तो लगभग 5-6 केस आपको हमने बताया, ये 5-6 केस आप नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप इस टॉपिक के लिए, ठीक ना। तो ये हमारे इतने सारे डायमेंशंस को हमने कवर किया इसमें। अब इसमें हम बात करते हैं कि वर्तमान में क्या कुछ चुनौतियां हैं, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक इस प्रकार की नोट्स तैयार हो रही है जिसे आप न्यायिक सक्रियता से अगर आप प्रश्न को पढ़िए, उसमें समझिए कि न्यायिक सक्रियता से रिलेटेड इसमें कुछ कहा जा रहा है, तो आप इसी पूरे क्लास से जो है वो छांट के अपने आंसर को बना सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आए। अभी आपको लास्ट में हम दिखाएंगे भी कि किस प्रकार से प्रश्न आए हैं और किस प्रकार से आप इन्हीं सारी चीज़ों से जो है आप रिलेट करके अपने आंसर को एक अच्छा आंसर जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चुनौतियों की अगर बात करते हैं तो चुनौतियों में हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले जो इसका एक मुख्य चुनौती है वह क्या है? जुडिशियल ओवर रीच स्टूडेंट, जुडिशियल ओवर रीच जो है वो कभी कभी क्या होता है कि जो न्यायपालिका है यह नीति निर्माण के क्षेत्र में जो है वो हस्तक्षेप कर देती है, ठीक ना, नीति निर्माण के क्षेत्र में हस्तक्षेप। इसके अलावा जो है वो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का भी उल्लंघन है, क्योंकि यदि न्यायपालिका जो है वो नीति निर्माण का कार्य करने लगेगी तब फिर कार्यपालिका और विधायिका का जो क्षेत्र है वह उल्लंघित हो जाएगा। तो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का भी उल्लंघन है। इसके अलावा एक और मुख्य चुनौती की यदि हम बात करें तो वह है लंबित मुकदमे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत में लगभग बहुत सारे जो है वो मुकदमे लंबित हैं और काफ़ी सारे जो चीज़ें हैं वो अभी पेंडिंग में चल रही है। और इन सब के बावजूद यदि न्यायपालिका नीति निर्माण के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने लगेगा तो जो उसके जेन्युइन मामले हैं वो पीछे हटते जाएंगे। और वर्तमान समय में आप सब जानते हैं कि प्रत्येक न्यायपालिका का न्यायाधीश जो है
किसी न किसी ऐसे मामले में अपने आप को शामिल करना चाहता है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी ज़्यादा फेमस हो, जिससे उसको भी नेम और फेम मिल सके। ठीक है, तो इस फेमस होने के चक्कर में कई सारे ऐसे मुद्दों को लेकर जो है वो कोर्ट बहस में लग जाती है, जो कि ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं। ठीक ना, जिससे लंबित मुकदमों की संख्या लगातार बढ़ती जाती है। तो यह एक मुख्य चुनौती है जुडिशियल एक्टिविज्म को लेके। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इसमें जो है वो पीआईएल का जो पीआईएल है, पीआईएल का जो है क्या होता है, दुरुपयोग होता है। यानी कि लोग पीआईएल दायर कर देंगे और सोशल मीडिया से रिलेटेड जो काफ़ी ज़्यादा हाई फाई मामला होगा उसको कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगी और जो जेन्युइन मुद्दे हैं वो पीछे हो जाते हैं। ठीक ना, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो है वो दुरुपयोग किया जाता है। ठीक, इसके अलावा अगर बताएं हम कि इनके आदेश जो होते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म के द्वारा एक जो आदेश दिया जाता है न्यायपालिका का, उनके जो है वो क्रियान्वयन में इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी समस्या आती है। क्यों आती है? क्योंकि फिर कार्यपालिका और न्यायपालिका में ठन जाती है कि आपने हमारे क्षेत्र में क्यों आके जो है वो किसी नीति निर्माण के क्षेत्र में क्यों हस्तक्षेप किया। और इसी के कारण अब भाई कोई भी गाइडलाइन जारी होगी न्यायपालिका के द्वारा ही, लेकिन उसको लागू करने का कार्य कौन करेगा? कार्यपालिका। तो कार्यपालिका उन आदेशों के क्रियान्वयन में क्या करती है? टाल मटोल करती है, और जिससे जो है शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का एक बार फिर से उल्लंघन होता है। तो ये मुख्यतः ये चुनौतियां हैं जिसे आप अपने उत्तर में जो है वो शामिल कर सकते हैं। ठीक ना, अब इसके अलावा यदि हम बात करें तो अब हम देखेंगे आगे की राह, यानी कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, इससे निजात कैसे पाई जा सकती है। ठीक है, आगे की राह में यदि हम बात करें तो अब देखेंगे कि जुडिशियल एक्टिविज्म जो होता है इसका संतुलित प्रयोग किया जाना चाहिए। इसका संतुलित प्रयोग, यानी कि एकदम से खत्म भी नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, ताकि लोगों के अधिकारों की रक्षा, सामाजिक न्याय, सुशासन भी बरकरार रहे। तो संतुलित प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे डाल सकते हैं अब वे फॉरवर्ड में कि पीआईएल जो पीआईएल का दुरुपयोग है उस पर प्रभावी नियंत्रण लगाना चाहिए। ठीक है, यानी कि हर एक पीआईएल को एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए। ठीक, इसके अलावा देखते हैं कि जो न्यायिक नियुक्तियां हैं, न्यायिक जो नियुक्तियां हैं उनमें पारदर्शिता होनी चाहिए। स्टूडेंट क्या होनी चाहिए? उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। ठीक है, तो न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता होनी चाहिए। इसके अलावा यदि हम बात करें तो न्यायपालिका का जो रिक्त पद है, रिक्त पदों की संख्या जो है वो जल्दी से जल्द भरा जाना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मामलों का निपटारा हो सके और जो नीतिगत मामले हैं, जो जेन्युइन मामले हैं, उन पे भी विचार हो सके, और जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, सामाजिक न्याय से संबंधित है, उन पर भी जो है वो विचार किया जा सके। ठीक है, इसके अलावा संवैधानिक संवैधानिक संवाद को क्या करना चाहिए? बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, किसी भी प्रकार का वक्तव्य नहीं देना चाहिए। संवैधानिक मूल्यों की रक्षा यदि न्यायपालिका का कर्तव्य है तो ऐसे ही वक्तव्यों को देना चाहिए, ऐसे ही निर्णयों को देना चाहिए जो संवैधानिक संवाद को बढ़ावा देता हो और जो कि ज़्यादातर लोगों को स्वीकार्य हो। ठीक, तो ये कुछ जो है वो वे फॉरवर्ड हम लोग लिख सकते हैं अपने उत्तर में। ठीक है, तो अब इसमें हम लोगों ने लगभग सभी चीज़ों को देखा। हमने इसमें कॉन्सेप्ट को देख लिया कि क्या न्यायिक सक्रियता का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या होता है, इसको हमने देखा। इसके अलावा इसकी उत्पत्ति जो है वो कहाँ से होती है, उसको हमने देखा। इसके अलावा जो है वो इसका संवैधानिक आधार क्या है, कई अनुच्छेद संविधान के हमने देखे जहाँ पे हमको यह इसके आधार
के बारे में पता चलता है कि किस शक्ति का प्रयोग करके धीरे धीरे जो है वो यह जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल एक्टिविज्म से जुडिशियल ओवर रीच पर इसका डेवलपमेंट हो गया है। ठीक है, इसके अलावा जो है हमने इसके डायमेंशंस को देखा, जिसमें सामाजिक न्याय, पीआईएल और मूल अधिकार, पर्यावरणीय न्याय, मानवाधिकार की रक्षा, ये सभी डायमेंशंस हमने न्यायिक सक्रियता में देखे। इसके अलावा प्रमुख न्यायिक निर्णय देखा, जिसमें लगभग 5-6 निर्णय हमने देखा। केशवानंद भारती हमने देखा, मेनका गांधी देखा। इसके अलावा हमने जो है वो हुसनैरा खातून का केस देखा, एसपी गुप्ता केस देखा और विशाखा केस देखा। ठीक है, तो ये सारे केस इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए। इसके अतिरिक्त इसमें हमने चुनौतियां देखी कि क्या क्या चुनौती है, और उन चुनौतियों के बाद आगे के लिए कुछ हमने 4-5 सुझाव भी दिए। ठीक है, तो यह लगभग हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इसके लिए एक हम इम्पॉर्टेंट सा जो है वो निष्कर्ष भी तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके निष्कर्ष में हम लोग लिख सकते हैं कि न्यायपालिका जो है वो न्यायपालिका न तो निष्क्रिय दर्शक है, न्यायपालिका न तो निष्क्रिय दर्शक है, न्यायपालिका न तो निष्क्रिय दर्शक है और न ही नीति निर्माता और न ही नीति निर्माता। ठीक है, ये हमारा क्या है, निष्कर्ष है। अभी न्यायपालिका न तो निष्क्रिय दर्शक है और न ही नीति निर्माता, वह संविधान का क्या है, वह संविधान का क्या है, सॉरी, वह संविधान का क्या है, संरक्षक है। ठीक है, क्या है, संविधान का संरक्षक है। ठीक ना, और अधिकारों का संविधान का संरक्षक है और अधिकारों की संरक्षिका। ठीक है, तो यह हमारा एक संतुलित सा निष्कर्ष हो जाएगा। ठीक ना, तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि न्यायपालिका न तो निष्क्रिय दर्शक है और न ही नीति निर्माता है, वह क्या है, संविधान का संरक्षक है और अधिकारियों का संरक्षिका। तो यह एक हमारा संतुलित सा जो है वो निष्कर्ष हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है वो पूरे इस टॉपिक को होलिस्टिक वे में कवर कर सकते हैं और इससे आने वाले किसी भी प्रश्नों को जो है वो हम लिख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि प्रश्न क्या आए हैं। चलिए देखिए, तो उत्तर प्रदेश जो है वो यूपी पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस में जो है वो 2023 में प्रश्न आया था कि न्यायिक सक्रियता के 3 दोष जो है लिखिए, 3 दोष का वर्णन कीजिए, जिसे हम समझते हैं कि आप लोग जो है वो आसानी से लिख सकते हैं। जो कि हमने यहाँ पे चुनौतियाँ देखा है, तो इसके 3 दोषों में बात करें, ओवर रीच को आप लोग काफ़ी अच्छे से जो है वो इलेबोरेट कर सकते हैं। इस प्रश्न में क्या करेंगे, सबसे पहले हम न्यायिक सक्रियता को परिभाषित करेंगे। किस प्रकार से कि न्यायिक सक्रियता एक न्यायिक दृष्टिकोण है जो कि संविधान की व्याख्या, मौलिक अधिकार, सामाजिक न्याय, सुशासन तथा संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए जो है वो करता है। ठीक ना, इस प्रकार का एक हमारा जो है वो इंट्रोडक्शन हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारे न्यायिक सक्रियता है उसके डेवलपमेंट के बारे में हम ये वाला जो है डायग्राम, जो जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवर रीच को दर्शा सकते हैं इसकी समझ के लिए। इसके अलावा बात करें, अब सीधे हम चुनौतियों पर आएंगे, तो एक एक चुनौती देखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट जुडिशियल ओवर रीच। अब जुडिशियल ओवर रीच को जो है वो आप इस वाले डायग्राम से और अच्छे से समझा सकते हैं। ठीक ना, इस वाले डायग्राम से। अब ये वाला डायग्राम जुडिशियल ओवर रीच क्या है उसको समझाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, इसके अलावा इसके अन्य दोष में हम बात करेंगे यदि, तो अब देखेंगे कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को हम लोग जो है वो काफ़ी अच्छे से इलोबिरोट कर देंगे। इसके अलावा लंबित मुकदमों को हम लोग की बात कर लेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पीआईएल की भी बात कर लेंगे हम लोग। ठीक ना, कि पीआईएल
का दुरुपयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो बेसिकली इसमें 3 ही पूछा है, तो 3 मुख्य जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट तरीके से हम इसमें कर सकते हैं, ठीक ना। और दोस्त के बाद जो है इसका वे फॉरवर्ड भी हमें देना होगा, ठीक ना। तो इसके लिए वे फॉरवर्ड भी हमने 5 6 7 पॉइंट में बताए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। और एक संतुलित सा जो है स्टूडेंट आप लोग जो है वो निष्कर्ष भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 2020 में क्या आया था प्रश्न। तो 2020 में प्रश्न था, 2020 में था कि न्यायिक सक्रियतावाद की व्याख्या कीजिए। बेसिक सा प्रश्न है। भारत में कार्यपालिका न्यायपालिका के पारस्परिक संबंधों पर इसके क्या प्रभाव है, उसका मूल्यांकन करना है। अब देखिए इस क्लास से आप इसको भी कर सकते हैं। तो आप लोग न्यायिक सक्रियता की व्याख्या आराम से कर सकते हैं। न्यायिक सक्रियता क्या है, एक प्रकार का न्यायिक दृष्टिकोण है जो संविधान की व्याख्या किन आधारों पर करता है, मौलिक आधार, सामाजिक न्याय, सुशासन तथा संवैधानिक मूल्य। इसके अलावा इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो जुडिशियल रिव्यू धीरे धीरे डेवलपमेंट होकर जुडिशियल एक्टिविज्म जो डेवलप होकर जुडिशियल ओवररीच में बदल जाता है। तो इस डायग्राम को हम लोग दे देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस प्रकार से हमारा जो है वो न्यायिक सक्रियतावाद की व्याख्या हो जाएगी। अब दूसरा इसमें पॉइंट क्या है कि भारत में कार्यपालिका और न्यायपालिका के पारस्परिक संबंधों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन। तो अब आप लोग अगर देखेंगे तो इसकी चुनौतियों में क्या क्या दिखाया गया है, जुडिशियल ओवररीच, इसके अलावा शक्ति पृथक्करण, ये सब क्या है, इसी प्रश्न की मांग को पूरा कर रहा है कि जुडिशियल ओवररीच किस प्रकार से न्यायपालिका और कार्यपालिका के जो है वो संबंधों को प्रभावित करता है, पृथक्करण के सिद्धांत को प्रभावित करता है। इसके अलावा जो है हम लोगों ने यहाँ पे देखा था अनुच्छेद संवैधानिक आधार में कि अनुच्छेद 50 क्या कहता है, अनुच्छेद 50 क्या कहता है कि न्यायपालिका किस प्रकार से जो है वो न्यायपालिका किस प्रकार से कार्यपालिका से जो है वो पृथक रहेगी। तो इन सब का उदाहरण देते हुए विभिन्न केसों को जो है इसमें जो जजमेंट हुए हैं उसको यहाँ पे देते हुए आप इस प्रश्न को काफ़ी अच्छे से हल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसी प्रकार से प्रश्न आते हैं स्टूडेंट, और आप इस पूरे क्लास से इस पूरे टॉपिक को अच्छे से कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सबको ये सेशन जो है वो काफ़ी पसंद आया होगा, और हमारे साथ जुड़े जाइए आप लोग। यदि कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में इसी प्रकार के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को इसी प्रकार से एक होलिस्टिक वे में हम अपने इसी प्लेटफॉर्म पर कवर कराएंगे, ठीक है। तो नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। जय हिंद।